तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के भाषण अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदले हुए लगते हैं। भारत की आलोचना से वह परहेज करने लगे हैं। कश्मीर का मुद्दा अब छूते ही नहीं। क्या इसकी वजह ब्रिक्स है, जिसमें तुर्की आना चाहता है? नाटो देशों के साथ तुर्की के संबंधों में पिछले कुछ समय से असहजता की स्थिति। तुर्की को यूरोपीय अर्थव्यवस्था और बाजार में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारत अब उसे बड़ा बाजार लग रहा है। अब वह उसके साथ संबंध बेहतर करना चाहता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जिस तरह कश्मीर के मुद्दे पर चुप्पी साध ली, भारत की आलोचना में एक शब्द नहीं कहा। उससे कयास लगने लगे हैं कि दरअसल ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका और चीन के ग्रुप ब्रिक्स को ज्वाइन कर सके। अब असली बात यही है कि आखिर तुर्की क्यों संगठन में आना चाहता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमत होना है। पिछले कुछ समय में तुर्की के साथ नाटो के प्रमुख देशों के साथ रिश्तों में असहजता आई है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में उसके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। उसे अब नए बाजार की भी तलाश है और बदलते वैश्विक दौर में अलग पहचान की भी, जो उसे ज्यादा ताकत दे सके। तुर्की यूरोप से बाहर नए आर्थिक प्लेटफॉर्म की तलाश में है। उसका अपना कहना है कि ब्रिक्स के साथ जुड़कर तुर्की का लक्ष्य पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसका रणनीतिक महत्व बढ़ेगा। दरअसल तुर्की अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहता है, जिससे उसकी इस इमेज में बदलाव भी आए कि वो मुस्लिम देशों का अगुवा बनना चाहता है। यकीनन तुर्की के उस रुख में हाल में बदलाव दिख रहा है। वह अपनी कट्टर मुस्लिम विदेश नीति वाली नीति से हटता हुआ लग रहा है। ब्रिक्स तो मोटे तौर पर आर्थिक संगठन का काम ज्यादा करता है, तो ये तुर्की के लिए क्या करेगा? बेशक वो नए बाजार तक पहुंच बनाएगा। ब्रिक्स में शामिल होने से तुर्की की उभरते बाजारों तक पहुंच आसान हो सकती है। इसके व्यापार संबंधों में विविधता आ सकती है। अब तक तुर्की की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाजार पर निर्भर करती थी, जिसमें पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। मुस्लिम देशों का अगुवा बनने की कोशिश भी उसके लिए वैसा मुस्लिम बाजार खोल नहीं पाई। लिहाजा अब उसे एशिया के दो बड़े बाजारों की जरूरत है, जो चीन और भारत दोनों हैं, जिसमें मुख्य तो भारत ही है। तुर्की का अनुमान है कि ब्रिक्स देशों के साथ घनिष्ठ संबंध नए निवेशों को आकर्षित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषण की संभावना भी उसे नजर आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की की बदलती बोली भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव में खुद की जगह बनाने की बात ज्यादा दिखाती है, क्योंकि जो एर्दोगान लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए दिखते थे, वो अब संयत हो रहे हैं। वैश्विक मंचों पर उनके भाषण की बोली और विषय वस्तु में बदलाव हो रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील, चीन और भारत इस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रही हैं। ब्रिक्स के साथ जुड़कर तुर्की खुद को एक ऐसे समूह में रखता है जो अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की वकालत करता है, जो IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों के प्रभुत्व को चुनौती देता है। अब तुर्की की रणनीति पूर्वी और पश्चिमी दोनों शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना भी लगता है। इस दोहरे दृष्टिकोण से तुर्की वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। सवाल तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रयासों का नेटो के साथ उसके संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रिक्स में तुर्की के आने की लालसा को पश्चिम से परे अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विविधता लाने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। ये कदम तुर्की को नेटो सदस्यता को बनाए रखते हुए विदेश नीति में अपनी स्वायत्ता का दावा करने की अनुमति देता है। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की नेटो नहीं छोड़ेगा, बल्कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों शक्तियों के साथ जुड़कर अपने भू राजनीतिक लाभ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ब्रिक्स में रूस और चीन जैसे देशों का होना हो